जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि समय के बाद केवल यादें ही आती है, वक्त नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी और आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास मुलाकात कार्यक्रम। ये पंक्तियां, ये बातें हमने इसलिए कही आपको क्योंकि ये जो जा रहा है, ये जो समय बीत रहा है, वो हमारा जीवन है। और जीवन को ऐसे ही व्यर्थ ना करें। जीवन को जीना है तो समय की हमें यूं कहें कि समय को भी समझना होगा। ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो शख्स बेहद शख्सियत, यूं कहें कि बेहद खास शख्स जो हमारे साथ मौजूद है, वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए प्रेरणादायक है। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके जीवन से हम सीखने के साथ साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। साधना न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सर, जीवन की हमने बात की, ये समय बिल्कुल हमारे लिए जीवन ही है। तो सबसे पहले हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बचपन से लेकर आज आपका जो सफर रहा है, कितना खास, क्या वो सारी यादें आज आप साधना न्यूज के दर्शकों को भी बताएं। बचपन में पिताजी जब विभाजन हुआ देश का, उस समय वह भारत में आए, अजमेर आए और वहाँ से पालन पोषण उन्होंने किया। तो पहले प्रारंभिक शिक्षा भी एक सरकारी स्कूल में की और 11वीं की परीक्षा, तब हायर सेकेंडरी थी, उस समय भी सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। और हम चूँकि बिल्कुल एक तरह से पार्टीशन व निर्धन परिवार के थे जी। घर में लाइट भी नहीं थी, तो जो बगीचे होते हैं जनरल गार्डन, उसके लाइट के नीचे 10वीं की परीक्षा दी और भगवान की कृपा से पढ़ने का शौक था तो हमेशा फर्स्ट डिवीजन रहा। और 11वीं के बाद पिताजी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं। और उस समय केवल राजस्थान में 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे, एक पिलानी और एक जोधपुर। दोनों जगह संयोग से मेरिट से एडमिशन हो गया और फिर मैंने जोधपुर से एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री प्राप्त की। मन में ये था कि मैं पिताजी कहते इंजीनियर बनूं, लेकिन मेरा जो वायुमंडल मैंने अनुभव किया कि मुझे यदि समाज की सेवा करनी है, उसमें अधिक समय देना है और नवयुवकों के बीच में करना है, तो मुझे कहीं न कहीं शिक्षा विभाग में जुड़ना चाहिए। मैंने 6 महीने नौकरी भी की, लेकिन मुझे लगा कि मैं कहीं उसमें ईमानदारी के साथ काम नहीं कर सकता, कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हिसाब किताब रहते हैं और साथ में फिर हमेशा ट्रांसफर की तलवार लटकी रहती है। इसलिए मैंने एक एडेड इंस्टीट्यूशन, जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशन विद्या भवन, जिसके डॉक्टर मोहन सिंह मेहता विदेश सचिव भी रहे, वो उसके संस्थापक थे, उससे मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपनी सेवाएं देनी शुरू की। लेक्चरर, एचओडी और फिर 12 साल प्रिंसिपल भी रहा। उस आधार पर मैंने अपने जीवन की श्रृंखला आगे शुरू की। इस बीच बचपन से ही मैं विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन आरएसएस की शाखा जाना शुरू किया। उसमें कई दायित्व मैंने निभाए और 11वीं के जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, उस समय से फिर वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एक छात्रों का बहुत बड़ा संगठन है, उसके साथ जुड़ाव रहा और उससे मैंने लगभग 30 वर्ष काम किया। उसमें 2 वर्ष प्रदेश मंत्री रहा, 17 वर्ष उपाध्यक्ष रहा और 18 प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। उसमें कई छात्र आंदोलनों में भी भाग लिया और लेते लेते शिक्षा में आमूल सुधार हो, इस प्रकार की कल्पनाएं, प्रयास हम लोग करते रहे। उसमें कुछ फलीभूत भी हुए। तब एक मन में भाव आता था कि दोनों जगह, एक जब मैं लेक्चरर था तो सोचता था कि मुझे प्रिंसिपल काम नहीं करने देता जिस तरह मैं करना चाह रहा हूँ, और जब प्रिंसिपल बना तो सोचा कि ये तो ऊपर सरकार में शिक्षा मंत्री नीतियां तय करते हैं। संयोग से एक तो ये दिशा थी, एक विद्यार्थी परिषद में हम कई लोग प्रस्ताव पारित करते थे, तो उस समय लगता था कि केवल प्रस्ताव ही पारित करते हैं क्या, तो मजाक में जब टीम बैठते थे तो मैं एक दिन मंत्री बन करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। भगवान ने वो दोनों सपने साकार किए और फिर 2003 में मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। 2000 के बाद फिर मैं आरएसएस के पूरे राज्य प्रांत का एक प्रचार प्रमुख की भी जिम्मेदारी रही और 3 से फिर राजनीति में आया। तब से फिर लगातार अजमेर से 5वीं बार मैं विधायक कंटिन्यू जीता हूँ और दोनों बार जब भी भाजपा की सरकार आई, दोनों बार शिक्षा मंत्री की
जिम्मेदारी रही। और इस बार संगठन ने, केंद्र के लोगों ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, सब ने फिर ये नया दायित्व दिया, जहां तक पहुंचने में आगे बढ़ा। लेकिन जीवन प्रारंभ से ही आर्थिक दृष्टि से भी हम लोग कमजोर रहे, लेकिन घर का एक संस्कारित वातावरण था जिसके कारण से हम आगे बढ़ता गया। और साथ में आरएसएस के संस्कार रहे और परिवार के संस्कार रहे, ईश्वर की कृपा रही, जिसके आधार पर यहाँ तक पहुंचा। बिल्कुल सर, आपने अपने जीवन के बारे में बताया। शैक्षणिक सत्र ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद में आपने राजनीति में जाने का ही क्यों सोचा? कोई खास वजह कि भाई आने वाले युवाओं के लिए भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं, या फिर ऐसा कोई खास वजह रही जिसकी वजह से आपने वैसे राजनीति मेरी कभी राजनीतिक रुचि थी नहीं। जी ऐसा होता तो 30 वर्ष उदयपुर में हमेशा मैं छात्र संघ विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहा, कई आंदोलनों में भूमिका रही, कभी पार्षद बनने के भी मन में कभी भाव नहीं आया। जी 2003 के दिन कहता हूँ, कई बार डेस्टिनेशन व्यक्ति को कहां से कहां ले जाता है। जी उस समय उदयपुर में 30 वर्ष से पढ़ा रहा था। अजमेर माताजी पिताजी रहते थे, पेरेंटल हाउस आज भी अजमेर है, उस समय अजमेर रहा। उस समय एक योग बना कि अजमेर से मुझे चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आया। मैंने एक बार तो उसको टाला, जी और उसके बाद जब संगठन की ओर से और बाकी जगह से बात चली, तो उस समय बड़े बीच में कुछ संकट के बादल भी आए। मेरे से पूछा गया कि आप कितना खर्च करोगे, जी कि राजनीति में हमेशा चुनाव लड़ने के लिए खर्चा ही पूछा जाता है। मैंने स्पष्ट कहा कि 1 महीने की तनख्वाह। जी तो लोग हंसे भी, कहा इस पे तो टिकट नहीं मिलता। हम्म, मैंने भी एक लूजली कह दिया कि आपसे मांगा किसने। लेकिन मैंने कहा डेस्टिनेशन सबसे बड़ा प्रारब्ध और भाग्य, ये दोनों सबसे बलवान होते हैं। और संगठन के काम करते करते शायद संगठन की भी इच्छा रही होगी, उस हिसाब से 2003 में मैं अजमेर चुनाव लड़ने के लिए आया। जब आया तो पैसा था नहीं, और मैंने फिर पार्टी ने कुछ सहयोग किया, कुछ मेरे 2-4 मित्रों ने किया। पहला चुनाव केवल 8,52,000 में जीता हूं, और बाकी जो 1,48,000 बचे वो सब धन्यवाद अगलों को लौटा दिए। ये जीवन की शुरुआत है। लेकिन राजनीति में, जैसे मैंने कहा ना, एक शिक्षक होने नाते शिक्षा में परिवर्तन किया जाए। ये लोग प्रस्ताव पारित करते थे, उसे एग्जीक्यूशन करना है। मन में कल्पनाएं भी थी, जो विद्यार्थी जीवन से ही थी, और कुछ ना कुछ समाज के लिए विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कर रहा था। तो ये अवसर जब आया और जब संगठन के निर्देश हो गए, भाग्य बना, तो उसमें राजनीति में आया। और आते ही मुझे प्रसन्नता है कि मैंने शिक्षा में कोई परिवर्तन जो मैंने सोचे थे, काफी हद तक मैं कर पाया। बिल्कुल, ये आपने राजनीतिक करियर की बात की सर, क्योंकि आप 5 बार विधायक रह चुके हैं, साथ में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और अब आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष बनने से पहले आपको इशारा मिल गया था। क्या आप सच में इससे वाकिफ थे कि नहीं। आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं था। हर बार के चुनाव की तरह ये भी चुनाव जीते, सरकार पूर्ण बहुमत की बनी। अब हमारे यहाँ संगठन तय करता है जी कि किससे क्या काम लिया जाए। उस संगठन की अचानक जब विधायकों की बैठक थी, और उसमें केंद्र से पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा की, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें जब उन्होंने इस अध्यक्ष की और 2 मुख्यमंत्री की घोषणा की, तो मेरी जानकारी में आया कि मुझे ये नया दायित्व दिया जा रहा है। और नए दायित्व के पीछे मुझे भी बाद में अनुभूति हुई कि चूंकि मैं 2 बार मंत्री रहा पक्ष में, तब जितने भी मुद्दे के जवाब देना होता है, प्रश्नों के जवाब देना, उसका अनुभव था। और जब विपक्ष में था तो मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं उसका भी अनुभव था। फिर कॉलेज में प्रिंसिपल रहा तो कोई प्रशासकीय भी अनुभव था। शायद इन सबको सोच करके हमारे केंद्रीय नेतृत्व, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, प्रदेश का नेतृत्व है, सबने बैठ करके सोचा होगा, इस योग्य समझा होगा, उन्होंने मुझे अवसर दिया, और मैंने इस अवसर को एक चुनौती के रूप में लिया, और इसमें अपनी क्षमता के अनुसार इसको सफलतापूर्वक निर्वहन का मैंने संकल्प लिया। और मुझे लगता है कि मैं क्या, उसके पहले कोई मुझे जानकारी नहीं, इतना जरूर था कि कहीं ना कहीं मेरी अनुभवों का, मेरी योग्यताओं का संगठन कहीं ना कहीं उपयोग करेगा। जब विपक्ष में थे तब भी संगठन ने अपने संगठन के हिसाब से, मैंने प्रदेश के कई जिलों में किसी न किसी रूप में, बैठकों के रूप में, कई कार्यक्रमों के लिए, कई प्रभारी के रूप में मेरे को काम बताता रहा, और मैंने निष्ठापूर्वक संगठन का काम सदैव मैं करता रहा। और प्रवास करना मेरे स्वभाव में रहा, इसलिए कई प्रवास में मैंने कोई कमी रखी नहीं। और
संगठन में सभी प्रकार के लोगों से, जो जो विद्यार्थी जीवन के समय के अनुभव लोग थे, वे भी आज कहीं ना कहीं दायित्वों पे थे, उसका भी मुझे लाभ मिला। और निश्चित रूप से मुझे लगा कि मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला है। हर व्यक्ति के जीवन में सर परिवार महत्वपूर्ण होता है और एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आपके परिवार की मैं बात करूं तो आपके परिवार ने भी बहुत कुछ सहा है, जैसे बंटवारे का जो पीड़ा थी। फिर बात करूं मैं, आप अजमेर आ गए, जो सिंध को छोड़ करके अजमेर आए। अजमेर के बाद में कैसा रहा वो समय, और सबसे बड़ी बात कि आपने परिवार को कैसे संभाला? एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ प्रेशर और तीसरी तरफ परिवार, कैसे संभाल पाए उस समय? आपने कैसे अपने आप को, अपने परिवार को संभाला? प्रारंभ में देखो, पारिवारिक, जैसे मैंने कहा, बहुत ही हम सब कुछ वहाँ छोड़ के आ गए। वहाँ एक बहुत अच्छी संख्या में अच्छे हमारा परिवेश था जी। और अच्छा व्यवसाय था, और पिताजी जो पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे, तो वहाँ से मैट्रिकुलेट वहीं से, उस समय का सिंध का शायद 48 की बात है, 47 की, उस समय के किए हुए थे। और अजमेर में हम तो लोग आकर के, हम पुरुषार्थी शुरू से ही हमारा समाज रहा है। उस नाते 2-2 पैसे के बिस्कुट तक भी उन्होंने बेचे और हमको पाला पोसा और बड़ा किया। और हमने भी उसके अनुसार, मुझे लगा कि 11वीं में जाकर के मुझे कहीं पैंट के दर्शन हुए, साइकिल के दर्शन हुए। बाकी उस निक्कर में और पैदल 4-5 किलोमीटर पैदल जाकर के हम पढ़ते थे। लेकिन पढ़ने का शौक था, इसलिए पढ़ते रहे। और जब इंजीनियरिंग करने गया तभी पिताजी ने कहा कि बेटा वहाँ तेरे को ट्यूशन करके अपना खर्चा निकालना पड़ेगा। हालांकि उसकी नौबत बहुत कम आई, लेकिन कई बार उस प्रकार से भी हमने जीवन को जिया। और शुरू से एक लक्ष्य जरूर था, कहीं न कहीं समाज की सेवा करते रहे। और माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे कई बार मैं निःशुल्क शिक्षण कक्षाएं भी मैंने वहाँ प्रारंभ चलाई, विद्यार्थी के माध्यम से कई कार्यक्रम भी किए। और जब कॉलेज में भी था तो विद्यार्थियों के बीच में सदैव जीवन संपर्क रखना, उनको कभी अपने घर बुलाना, कभी उनके घर जाना, कुल मिलाकर के यूथ में एक संस्कार राष्ट्रवाद के आए, उस प्रकार का प्रयत्न हमेशा करता रहा। जो जैसे आज मैं सोचता हूँ, माननीय मोदी जी जब से आए हैं तब से इन्होंने इस प्रकार के संघ के जो हमारे पूरे विचार हैं और उसके अनुरूप देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। हालांकि वह कार्यकाल निश्चित रूप से कभी कल्पना नहीं थी कि जिसके पास साइकिल भी नहीं हो। आज के तो बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं वाले ही स्कूटर लेकर के घूमते हैं, और पैंट तो शायद 3-4-5 साल में ही व्यक्ति पहनना, बालक पहनना शुरू कर देता है। नहीं, उस समय का जो वातावरण था। लेकिन मुझे लगा कि हमेशा व्यक्ति यदि परिश्रमी है, सही दिशा है, सही संस्कार है और समाज के प्रति उसके मन में संवेदनशीलता है, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है। कठिनाइयां तो आती हैं और कठिनाइयां चलती जाती हैं। उस प्रकार से मेरे भी आगे बढ़ते, कभी सपने में नहीं था कि पोजीशन में हम लोग होंगे। और इतना बड़ा दायित्व तो मुझे, क्यों 16 विधानसभा हुई हैं और मैं 16वां स्पीकर बनाऊं, तो राजस्थान के 8 करोड़ में से आज 16 आदमियों में से मुझे एक का ये सौभाग्य मिला है, तो मैं निश्चित रूप से संगठन का और समाज का बहुत बड़ी, जैसे माता जी मेरी धार्मिक थी जी। तो मैं समझता हूँ उनकी पुण्याई भी मेरे बहुत काम आई है। और स्वामी विवेकानंद का जो वाक्य रहा है, उत्तिष्ठ जागृत है, और जब तक सफलता नहीं मिले तब तक रुको मत, आगे बढ़ते चलो, वो मेरे लिए मूल स्रोत रहा, उसके आगे बढ़ता रहा। बिल्कुल, यही बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आज के युवाओं के लिए, पीढ़ी के लिए। साथ ही सर, आज आप उस कुर्सी पर हैं जहां पर मंत्री विधायक दोनों को नियंत्रित करते हैं। आप खुद भी मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। क्या परिवर्तन है, और साथ ही क्या कुछ देखा जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है दोनों को? यह सब कुछ तो परिस्थितियों पे भी निर्भर करता है, कि ब्लूप्रिंट नहीं निकल सकता कि अमुक दिन अमुक समय ऐसा होता है। लेकिन मेरी मान्यता है, यदि आप संवाद में विश्वास करते हो और पारदर्शिता के साथ अपने कार्य पूरा करते हो, तो निश्चित रूप से इसमें कोई कठिनाई नहीं आती। क्योंकि हमेशा सरकार का मूल दायित्व है कि कानून बनाना, उसे एग्जीक्यूट करना और जनता के को अच्छा राज देना। और विपक्ष क्या रहता है कि हम उसमें जो कुछ कमियां हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उसको सदन में उठाना और सरकार तक पहुंचाना। तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना, सबको अधिक से अधिक अवसर देना, और अवसर देते हुए कभी भी कोई डेडलॉक आए तो एक टेबल पे बैठा करके संवाद करना, ये मेरे साथ रहा है। एक छोटा एग्जाम्पल, तो मेरे कॉलेज में जब मैं प्रिंसिपल था तब मेरे पास बच्चे आए, साहब फीस की डेट बढ़ाओ जमा कराने की। मैंने कहा नहीं बढ़ाओ, मैं बहुत कठोर था। 10 मिनट भी कोई लेट आता था तो शायद मैं उसे सीएल स्टाफ से भी लेता था, और बच्चे भी दूर से फिर उस पीरियड में चले जाते थे। लेकिन बच्चों को मैंने कहा नहीं बढ़ाऊंगा, उन्होंने कहा हड़ताल करेंगे। तो मैंने कहा हड़ताल बेटा क्यों करोगे?
तो उन्होंने कहा कि हमारे एमओ नहीं आया है। जी। तो मैंने उस वक्त अपनी जेब में से निकाल करके उन 8-9 बच्चों को 1000 फीस होता करती थी, उनको दिए कि जब एमओ आ जाए तो लौटा देना। तो सबके फीस भी जमा टाइम से हो गई, कानून का भी पालन हो गया, फीस भी जमा हो गई, और सप्ताह भर के बाद जब उनके पैसे आ गए मुझे लौटा दिए। तो ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार का निर्णय करना, ये यहाँ भी पिछले 8 दिन में भी 2-3 बार डेडलॉक आया, लेकिन तत्काल अपने चैम्बर में बुला करके और विपक्ष के साथ भी संवाद बराबर रहे और पक्ष के साथ भी रहे। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं आती। बाकी तो दोनों का अपना राजनीतिक सोच है, राजनीतिक उनका अपनी कार्य होता है, तो वो अपने मुद्दे तो उठाएंगे, लेकिन उन मुद्दों को, इसके लिए मैंने इस बार सबको कहा है कि हम सदन अधिक दिन चलाएंगे, अधिक समय बैठेंगे, ताकि जिसके आधार पर सबको समान अपने मुद्दे उठाने के अवसर भी मिले, और सरकार से भी आग्रह किया जो विपक्ष मुद्दे उठाए उसका जवाब देने का भी प्रयत्न करें, क्योंकि हम सब जनता के मुद्दे और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अपने अपने दलों से हम चुन करके आए। और मैं जब मंत्री भी था तभी विपक्ष के लोगों से मेरा सौहार्द वातावरण रहा। उसका परिणाम था कि जिस समय अध्यक्ष का चयन हुआ उस सभी पक्षों के लोगों ने जो बात कही, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से वह मेरे लिए बहुत ही मैं समझता हूँ अच्छी रही, उपदायी रही, और सब लोगों की धारणा एक अच्छी बनी। और मेरा भी दायित्व बनता है कि सबको साथ लेकर के चलो। उसका उदाहरण पहली बार मैंने सर्वदलीय बैठक विधानसभा बुलाई, उसके परिणाम भी देखने लगे। और इस प्रकार का यदि प्रयत्न चलता रहे तो मैं समझता हूँ डेडलॉक कम से कम होंगे। कोई क्षणिक तो हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेंगे। यह सदन सबका है, सदन एक पक्ष का नहीं है। बाकी लोकतंत्र है, जनता जिसको चाहेगी वो सत्ता पक्ष बनेगा, जिसको नहीं चाहेगी वो विपक्ष में आएगा, और कानून भी वो बनाएंगे अपने हिसाब से। तो ये तो चीज निरंतर चलने वाली है। लेकिन मैं सबसे अपेक्षा यही की है, और कुछ उन्होंने मेरे को सहयोग देने का वादा भी किया है, हम सब मिलकर के सदन की गरिमा, जो राजस्थान की विधानसभा की, मैं तो देश भर में एक चुनिंदा विधानसभाओं में से एक है, और यहाँ मेरे से पूर्व भी कई अध्यक्षों ने एक अच्छी परंपराएं, अच्छी मर्यादाएं, अच्छे यहाँ पे नियमावली जो बनाई है, उसका यदि हम मिलकर पालन करेंगे तो यह श्रेष्ठ सदन और श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा। बिल्कुल सर, आपके मुंह से एक मंत्र हमेशा सुना है हमने, आपका पाँव में चक्कर मुंह में शक्कर। मंत्र क्या है, क्या मतलब है इस मंत्र का? मंत्र एक व्यक्ति जब जन सेवा के लिए आता है, जनप्रतिनिधि बनता है, सामाजिक संगठन में भी है, तो हमेशा पाँव में चक्कर था, घूमता रहे, लोगों के साथ संवाद करता रहे, लोगों से मिलता जुलता रहे। एक ही कमरे में बंद रहेगा, उन्हीं 4-5 लोगों के घेरे में रहेगा तो कभी काम नहीं होगा। इसलिए हमेशा पाँव में चक्कर आता है, तो लगातार भ्रमण और मूविंग करता रहे। मिलने से उसका ज्ञान भी बढ़ेगा, समस्या भी जानेगा, समाधान की ओर भी उसका मन बढ़ेगा। मुंह में शक्कर था, सबके साथ मीठा बोले। लेकिन उसमें एक बात आजकल और जोड़ने लगा, जितना मीठा खाओ उतना मीठा बोलो। शुगर अंदर जमेगी नहीं, आपको कभी डायबिटीज होगी नहीं। इसका मीठा बोलो। लेकिन उसके साथ 2 बातें और है, सर पे बर्फ और हृदय में आग। सर पे बर्फ का अर्थ आता है आप ठंडे मस्तिष्क से सबकी सुनो कि आएंगे व्यक्ति, कोई परेशान है इसलिए तो आपके पास आ रहा है, तो उसकी प्रेम पूर्वक उसकी बात सुन लो और मीठा आप जवाब दो। और हृदय में उसके काम करने की आग, तड़फन हो, आग हो, आज मैंने क्या किया। इसलिए मैंने उससे लोगों से मिलना शुरू किया कि भैया तुम यहाँ पे इतने वर्ष से हो, तुमने नया क्या किया, कुछ करके बताओ। तो हर एक को इस प्रकार का इंगित करना, तो उसमें से 20%, 30%, 50% कुछ परिवर्तन तो आएगा। सबके सब एक जैसे तो होंगे नहीं, 5 उंगलियां भगवान ने एक नहीं बनाई, लेकिन हर उंगली का अपना अपना महत्व है। और हर व्यक्ति में अच्छाई देखने की कोशिश करो। कमियां देखोगे तो कमियां दिखाई देंगी, अच्छाई देखोगे तो अच्छाइयां भी दिखेंगी। लेकिन उसका उपयोग, उसकी अच्छाइयों का उपयोग आपके इंस्टीट्यूशन के लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए होता रहेगा, तो निश्चित रूप से उसके गुणों का उपयोग होगा। नहीं तो व्यक्ति इस पृथ्वी पे आया, जन्म लिया है, भोजन भी करेगा, जिएगा भी अपनी उम्र, तो क्यों नहीं उसका जीवन को सार्थक उपयोग करें, हम लोग आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सर। साथ ही इस वर्ष आपने मोदी 2020 की किताब अभियान भी चलाया, उस अभियान का क्या नया उद्देश्य है? देखो, मोदी 20 का अर्थ था, मोदी 2 नहीं था, मोदी 20 था कि मोदी जी को सारे जीवन में उस वर्ष 20 वर्ष पूरे हुए। 12 वर्ष मुख्यमंत्री गुजरात के रहे और 8 वर्ष वो प्रधानमंत्री थे। तो इस 20 वर्षों में उन्होंने जो कुछ परिवर्तन किए, जो कुछ जनहित के काम किए, जो कुछ राष्ट्र हित के काम किए, वो सब जनता के बीच में जाए। इसलिए मुझे केंद्र ने राजस्थान का संयोजक बनाया और मुझे अच्छा है, सभी जिलों में 44 इसके अच्छे कार्यक्रम हुए। उसमें उस समय सरकार, केंद्र सरकार की
जो उपलब्धियां हैं जी वह भी जनता के सामने आ जाए, मोदी जी का जीवन भी सामने आए। आज मोदी कहूँ तो मोदी एक श्रेष्ठतम व्यक्तित्व है, और मैं समझता हूँ यदि उनको मैं कहूँ कि साधु सन्यासी हैं, पता नहीं ईश्वर ने किस रूप में इनको हमारे सामने भेजा है, जो केवल 4 घंटे सोते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, और हमेशा आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, और जिनका लक्ष्य इस भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाह रहे हैं, भारत को वहाँ पे विश्व गुरु के स्थान पे देखना चाह रहे हैं। वह कल्पना लेकर के नई शिक्षा नीति भी लाए, नई इस प्रकार की अलग अलग योजनाएं 106 प्रकार की ला करके, और गरीब से गरीब महिला जिसके आंखों में धुएं के कारण आंसू आते थे, उसकी उन्होंने तक चिंता की, उनके सम्मान की चिंता की कि करोड़ों शौचालय बना करके आगे बढ़े। और आज भी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्होंने जिस प्रकार से अयोध्या का मुद्दे का समाधान करके एक भव्य राम मंदिर वहां पे जो बन करके तैयार हुआ 21 जनवरी को, 22 जनवरी को उसका जो हुआ, मैं तो अद्भुत है। केवल वहीं तक नहीं रुके, मैं समझता हूँ 2 बड़ी बातें युवाओं को जाननी चाहिए। एक, आज जिस अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 वर्ष तक राज किया, आज उसी इंग्लैंड पर एक भारतीय वहां का मुख्यमंत्री, तो एक गर्व की अनुभूति हुई। और साथ में यदि आज मैं कहूं कि जो विश्व के अंदर आज यूएई, उसमें एक मंदिर का निर्माण होता है, और यह उसका जाके उद्घाटन हमारे देश का प्रधानमंत्री करता है, तो इसका मतलब यह है कि भारत जो विश्व गुरु था वो आध्यात्मिक दृष्टि से था, सनातन की दृष्टि से था, और हमने विश्व को पढ़ाई, अच्छी शिक्षा भी सिखाई। वैज्ञानिक दृष्टि से भी भारत, चाहे आर्यभट्ट कहें, भास्कराचार्य कहें, उसमें बहुत लंबा इतिहास है। तो इस सब का हर भारतीय को मन में भारतीय होने की गर्व की अनुभूति हो, इस प्रकार का वातावरण बना करके भारत एक विश्व के अग्रणी राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हुआ है। 11वीं से 5वीं आर्थिक शक्ति आया है, और शायद बहुत जल्दी 3री आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। मैं समझता हूँ जो हम किताबों में पढ़ते थे भारत विश्व गुरु था नहीं, वो था को हटा करके है और रहेगा कि सपने साकार होते दिख रहे हैं। बिल्कुल सर, एक वाक्य जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था कि एक हवाई यात्रा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आपसे आपकी लगातार जीत का राज पूछा था। देखो, साधारणतः जब हम चाहे विचारधारा अलग हो, लेकिन हर एक व्यक्ति सम्मानीय है, और यदि विपक्ष नेता के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में विमान साथ बैठते हैं तो कुछ चर्चाएं तो कई प्रकार की होती हैं, और सामाजिक चर्चाएं भी होती हैं, राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं, अन्य चर्चाएं भी। तो चर्चा में हुई तो उससे मेरा तो एक ही बात रहती है, यदि आप जनता के साथ अपना जीवंत संपर्क रखते हो, उनके सुख दुख में सदैव रहते हो, और पांव में चक्कर रखते हो, और उनके प्रेम से उनकी समस्याओं को सुनते हो, समाधान सब समस्याओं का नहीं हो सकता। उसके कारण से काफी कठिनाइयों के बाद भी व्यक्ति लगातार, वो भी हमेशा जीतते रहे। ऐसे मैं अकेला लगातार जीता हूं ऐसा भी नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदे हैं, लेकिन जो जीतते रहे। तो उस प्रकार का चर्चा अनौपचारिक रूप से कई हुई, और कैसे जीता, क्यों जीता, मेरे ध्यान में वो मुख्यमंत्री, उनके पास ज्यादा मेरे से जानकारी होगी। लेकिन मैंने जीवन में क्या, परिश्रम में कोई कमी नहीं, और जीवंत संपर्क में कमी नहीं, समस्याओं के समाधान में नियत साफ रखते हुए प्रयत्न करना, और साथ में हमेशा सबके सुख दुख में आप आओ जाओ, तो ईश्वर को साक्षी मानो, और ईश्वर आपको बढ़ाता है। बाकी जो प्रारब्ध और भाग्य में है उसका संयोग और योग सब बनता है। परिश्रम तो सभी 8 घंटे कई दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन शायद प्रारब्ध के, पहले जन्म के, या बाकी जो भी होंगे वो शायद काम करते हैं। इसलिए मैं एक उदाहरण आज के देने पीछे नहीं रहता हूँ कि बैंक में एक लॉकर होता है, उसमें 2 चाबियां लगती है। एक चाबी आपके अकेले खोलो तो नहीं खुलेगा, मैनेजर अकेला खोलना चाहेगा तो नहीं खुलेगा, दोनों चाबी एक साथ लगेंगी तो खुलेगा। तो आपकी जो चाबी है वो तो है कर्म, और जो मैनेजर की चाबी है वो भाग्य। जब दोनों एक साथ खुलेंगी तो अपने आप को जहां जाना होगा वहां पहुंच जाओगे। कभी भी व्यक्ति को उसके न तो निराशा आना चाहिए और न तनाव होना चाहिए। ये तनाव जो है उससे ही व्यक्ति, और अधिकतर तो लोग इसलिए दुखी हैं कि दूसरा क्यों सुखी है, और वो अपने भाग्य का सुखी है, आप अपने भाग्य का सुखी हो, और जिसमें हो उसमें एक संतोष की अनुभूति रखो, आगे बढ़ने का भाव रखो, और बढ़ते चलो, और बढ़ने का अवसरों पर ढूंढते रहो। लेकिन उसके कारण से दुखी होकर के आप यदि अपने तनाव पालोगे, कई बीमारियों के साथ भी ग्रस्त हो जाओगे, और काम भी नहीं कर पाओगे, सफलता भी नहीं मिलेगी। हिंदुत्व की राजनीति का क्या भविष्य देखते हैं आप देश में? वैसे हिंदुत्व तो एक शब्द जिसकी व्याख्या गत वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने की थी। यह कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, यह जीवन जीने की शैली है, और ये बिल्कुल आदर्श शैली रही है, और विश्व को नई दिशा देने वाली, वसुधैव कुटुंबकम का जो है ध्येय देने वाली है।
यह उनके हिसाब से सारा विश्व का कुटुंब मेरा कुटुंब है, और इसके जन कल्याण की आदमी सोचता है। अपने आप एक चींटी को भी आटा डालते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति है। नारी शक्ति को देखने की दृष्टि जो हिंदुत्व में है वो किसी में नहीं है। ऐसे कई बातें हिंदुत्व को यदि व्याख्यात करेंगे तो, देखो तो हिंदुत्व श्रेष्ठतम जीवन शैली है। और ये ईश्वर में, अब कई तो कहते हैं ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आदमी सोचता ही नहीं मरने से काहे के लिए घबराएं, अब दूसरे जन्म लेकर क्या जाएंगे, ये तो वस्त्र चेंज करने जैसी स्थिति है। इस प्रकार की सोच वो हिंदुत्व में मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। इसलिए वास्तव में तो हिंदुत्व ही श्रेष्ठतम है और विश्व उसकी ओर बढ़ चला है। आज भी अमेरिका में कई बार दिवाली मनाई जाने लगी है, विश्व में कई प्रकार के होने लगे। स्वामी विवेकानंद तो शिकागो में जाकर के जो अपना वाक्य कहा था, आज भी भाइयों और बहनों यह केवल हिंदुत्व में है, बाकी आप यदि को ब्रदर्स और सिस्टर्स उसमें वो भाव नहीं आएगा। आज भी यदि आप मम्मी और डैड कहते हो उसे भाव नहीं आएगा। जो माँ कहोगे तो आपको बहुत बड़ा एक अनुभूति होती है। ये सब भारत में है, ये सब हिंदुत्व में है, ये सब सनातन में है। इस प्रकार का एक सोच जो यहाँ पर है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से का भविष्य ये वास्तव में ये सनातन संस्कृति पुरानी रही है, और ये सनातन संस्कृति आगे सारे विश्व को साथ मिलकर के आगे बढ़ने वाली है। एक अंतिम सवाल और, आप मैं यूं कहूं कि आप शाकाहार से काफी प्रेरित है, आप हमेशा इसको लेकर कभी ना कभी बात कहते ही रहते हैं। आज क्या कहेंगे साधना न्यूज के दर्शकों को? अब तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आप शाकाहारी रहो। दूसरे देश में ये होता है, हमने कभी क्या नकल करनी शुरू की जी। नकल हर अपने देश का खान पान वहां की जलवायु के अनुसार होता है। साउथ में कोई क्या खाता है वही यदि राजस्थान का व्यक्ति खाएगा सूट नहीं करेगा। तो अपने देश में मैं समझता हूँ शाकाहारी, जैन मुनियों ने तो कहा ही है, और अपरिग्रह दो जो मैं उनके, मैंने भी जीवन में कभी अंडा तक भी नहीं खाया है, न घर में शायद अब तक आया है। तो उस प्रकार के शाकाहारी जीवन जीने का लिए आज के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और यदि मैं नहीं कहता कोई नहीं खाए, अगली की इच्छा वो खाए, मैं उससे कभी नहीं करता, लेकिन शाकाहार होने से बहुत लाभ मिलते हैं जीवन में। यदि आप शाकाहारी रहते हो और नियमित रूप से योग और व्यायाम करते हो तो निश्चित रूप से आप लंबे समय तक जीवन जी सकते हो। और आगे 100 वर्ष जो भारत के कहा है, मैं समझता हूँ वह हर आदमी पूरी कर सकता है। लेकिन वह न होने के कारण वो व्यक्ति एक तनाव और एक शाकाहारी न मांसाहारी रहने का, कहीं उस जगह होगा जहाँ खाना है वो खाए। लेकिन भारत की श्रेष्ठता, पुराने जितने ऋषि मुनि हुए लगभग उसमें से अधिकांश क्या 90% शाकाहारी रहे। और आज मैं समझता हूँ शाकाहारी रहना चाहिए। दूसरों के प्रति देखने की सोच भी परिवर्तित हो जाता है। कोई भी सड़क पर यदि मांसाहारी होगा तो उसकी तामसिक प्रवृत्ति होगी, और शाकाहारी होगा तो सात्विक प्रवृत्ति होगी। और सात्विक प्रवृत्ति रहेगी तो घर में भी सुख शांति रहेगी, समाज में भी रहेगी, और देश भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हमने आपको विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी से मुलाकात करवाई और आपने जाना उनके जीवन के बारे में। आमतौर पर जिस प्रकार ये महत्वपूर्ण बातें ये जो एपिसोड में हमने आपको बताई है वो आप अपने भी जीवन में उतार सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आगे भी हम खास शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।